हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 12th क्लास है हमारी, और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। और उसी में आज हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है लेसन नंबर 5th की बात करेंगे। इसकी लेसन नंबर 5th, और हम देखेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज। क्या देखेंगे? प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी कि प्राथमिक क्रिया कौन सी होती है। देखिए, मुख्य रूप से क्रियाओं को 3 भागों में बांटा है। अब इसका एक्सपेंशन करके 4 और कहीं कहीं ये आपको 5 भी दिखाई देंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये केवल 3 ही प्राथमिक क्रियाएं हैं। इन्हीं तीनों प्राथमिक क्रियाओं को हम लोग गौर करके आपका देखेंगे और इन पर आपका बात करेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं कौन सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं क्या मतलब है प्राइमरी एक्टिविटी का। वे मानव क्रियाकलाप जिन्हें आय प्राप्त होती है, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिनसे हम क्या करते हैं, जो इनकम है वो हमको प्राप्त होती है। हम उनको कहाँ लेकर आते हैं, आपका ध्यान रखना चाहिए। हम उनको लेकर आते हैं आय के लिए। वे सब क्या है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित हैं: प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ। मैंने कहा नहीं कितने में, 4 में, और कहीं कहीं आपको 5 में भी मिल जाएगी। प्रथम क्रिया के रूप में निर्भर है पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री, खनिज उपयोग के विषय में बदलती हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत अंतर्गत आपका कठोर भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वन, लकड़ी काटना, कृषि, खनन, ये सारी चीजें कैसी हैं, आपकी सम्मिलित की गई है। इन सारी चीजों को हमने इनके अंतर्गत सम्मिलित करके रखा हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, बात करते हैं आखेटक एवं भोजन संग्रह। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव ने अपने जीवन निर्वाह के समीप में वातावरण पर निर्भर रहता है। कह रहे जो आदिमकालीन जो आपका मानव था, जिसको हमने आदि काल कहा, जो आपका मानव कहा, यानी कि प्रारंभिक मानव भी कह सकते हैं। ये क्या था? अपने समीप के वातावरण पर निर्भर था। यानी कि जब मानव पृथ्वी पर आया तो उसके पास पड़ोस का जो भी आपका पर्यावरण था, इन्वायरमेंट था, सारी उसकी उसी पर आपका डिपेंडेंसी थी। क्या खाएगा, कैसे रहेगा, क्या जीवन यापन होगा, ये सब चीजें अपने नेचर पे ही वो आपका डिपेंडेंट था। यानी कि खुद कुछ नहीं उगाता था, जो भी था आपके प्राकृतिक पर ऊपर था। जीवन निर्वाह के समीप पर्यावरण पर निर्भर था। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्य होता था। पहला, पशुओं का आखेट कर, दूसरा अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे व कंदमूल आदि को एकत्रित करना। आदिम कालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अतिशील, अत्यधिक गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग आखेटक द्वारा जीवन यापन करते थे। क्या करते थे? इन सब चीजों पर जीवन यापन करते। तकनीकी विकास के कारण मत्स्य ग्रहण आधुनिकरण से युक्त हो गया है। तटवर्तीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली पकड़ने का कार्य करने लगे। अवैध शिकार के कारण ही कई जीव जाति विलुप्त हो गई, संकटापन आए। प्राचीन काल में आखेटक, पत्थर और लकड़ी के बने जो औजार हैं वो दिखाई दिए। तीर इत्यादि का प्रयोग किया गया। जिस्म के मरने वाले पशुओं की संख्या सीमित कर दी गई। पशुओं पर क्यों प्रतिबंधित था, ये सारी चीजें हमने देखा गया। तो हमने इन सारी चीजों को देखा, इन सारी चीजों पर बात करी कि किस प्रकार ये चीजें थी, कैसे कैसे समीपता आ रही थी, क्या क्या चीजें उनकी हो रही हैं, किस प्रकार आप देखकर ये कह सकते हो कि प्राथमिक एक्टिविटी के कौन से मुख्य रूप के भाग के रूप में उभरे हैं, या प्राथमिक क्रियाओं के वो भाग। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलिए। या तो कोई डाउट, कोई क्वेरी? आगे बढ़ जाते हैं। विभिन्न भोजन संग्रह और प्राचीनतम आर्थिक क्रियाओं में विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्वरूप में
कठोर रूप में ये चीजें हैं, किस प्रकार हैं, इनको हम देखते हैं। दशाओं में किया जाता है कि अधिकतर आदिमकालीन समाज लोग करते हैं। लोग भोजन, वस्त्र, शरण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति को संग्रहण करते हैं और बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता है, प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। ऐसी है, अधिशेष भी नहीं है। अधिशेष मतलब होता है कि आपने कुछ चीज उत्पादन किया, अपने उपभोग के लिए इतनी चीज चाहिए थी, आपने रख ली, शेष जो बचा है, जो आपका रिमेनिंग पार्ट है जिसको आप बेचेंगे बाजार में, उसी को कहते हैं अधिशेष। क्लियर है? और अधिशेष ही आदमी अपना प्रॉफिटेबल में गिनता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब कह रहे हैं कि भोजन संग्रह को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में हमने इनको बांट लिया। पहला है हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र, जो उच्च अक्षांश वाले हैं, जिसे उत्तरी कनाडा, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया और साउथ चिली। सेकंड है लो एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र, जिसमें आप देखेंगे अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्व एशिया का प्रारंभिक प्रदेश। ये सारी ऐसी जगह हैं जो आप इन पर देखकर पता लगेगा कि भाई ये लो एल्टीट्यूड वाले हैं, जहां पर भोजन पाए जाते हैं। तो आपसे पूछ लें कि भोजन संग्रह में दो क्षेत्र, तो हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पर आपके कनाडा, यूरोप प्लस एशिया और साउथ चिलीज में अच्छे हैं, और लो एल्टीट्यूड पर आप देखेंगे अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया की जो बात करेंगे, ये आपका भोजन में संग्रह के रूप में एक अच्छी खासी भूमिका जो है ये आपकी रखते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? एक बार देख के बेटा, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मॉडर्न टाइम का कुछ क्या हिसाब किताब है। आधुनिक समय में भोजन संग्रहण के कार्य में कुछ भागों में व्यापारीकरण है, यानी कि बहुत बड़े मास लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल और औषधियां पौधों को सामान्य रूप में शोषित करती हैं। पौधों के विभिन्न भागों का इनका उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनैन, चमड़ा तैयार करना, एवं कॉर्क वाली पत्तियां उपयोग करना, पेय पदार्थ, दवाई, कीटबंधन बनाने, रेशम के कपड़े बनाने, इन सब चीजों के उपयोग में ये लाते हैं और इनको हम उपयोग में देखते भी। क्लियर है कि कैसा कुछ इनका उपयोग है? इन सारी चीजों को हम देखते हैं। चलिए, हो गया। क्या आप जानते हैं चुगमांग के चूसने के बाद जो शेष बचा भाग है, क्या तुम उसे जानते हो? उसको आपका छिक्कल कहते हैं। आपने कोई चीज उठाई, आपने खाई, और जो बचा है वो छिक्कल है। संतरे वगैरह को आप देखते हैं, जो ये जेप्टा वृक्ष के दूध बनाया जाता है, और जेप्टा वृक्ष से क्या है, दूध बनाया जाता है। तो अभी हम जिनकी बात कर रहे थे, तो लो एल्टीट्यूड प्लस हाई एल्टीट्यूड वालों की, तो देखिए ये हो गया आप उत्तरी कनाडा, ये हो गया यूरोप प्लस एशिया, ये हाई एल्टीट्यूड, और ये देखिए दक्षिणी चिली, ठीक है, ये कुछ अफ्रीका वाला पार्ट, और ये एशिया में है, और ये साउथ ईस्ट एशिया। ये क्या थे? हाई एल्टीट्यूड वाले। कुछ हाई एल्टीट्यूड था, ये क्या था? लो एल्टीट्यूड। क्लियर है? आपको हाई और लो एल्टीट्यूड दोनों आपको दिखाई दिए चित्र में, कहां था इस प्रकार। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। कह रहे कि वर्ल्ड लेवल पर आप बात जाओ तो भोजन को प्रिजर्व करने को लेकर ज्यादा महत्व नहीं है। इन क्रियाओं में के द्वारा प्राप्त उच्च उत्पाद बाजार में है और प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कई प्रकार अच्छी किस्म व कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादें भी उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रहण में समूह के उत्पाद में स्थान ले लेती है। कैसी हैं? इन सब का स्थान ले लेती है। हम बात कर रहे हैं पशुचारण की। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह में जब ये महसूस किया जाता है कि केवल आखेट ही जीवन का भरण पोषण नहीं है, बल्कि मानव ने पशुपालन व्यवस्था से विषम सोचा है, यानी केवल हम शिकार पर ही जिंदा रहे ऐसा नहीं है, एक विषम मतलब
अलग हटकर सोचा और उसने कहाँ गया, वो पशुपालन। जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों में उनकी पाए जाने वाली पशुओं का चयन करने के लिए पालतू बनाया। भौगोलिक कारक और तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय पशुपालक व्यवस्था निर्वाह अवस्था और व्यापारिक स्तर किया गया। चलवासी पशुचारण, तो सबसे पहले पशुपालन व्यवस्था। अब हम इस पशुपालन व्यवस्था के कुछ प्रकार हैं, जो कुछ टाइप हैं जिनको हम देखेंगे। ऐसे मान लीजिए पहला प्रकार है चलवासी पशुचारण। इसको हम देखेंगे, पहले आपको समझ आना चाहिए कि चलवासी पशुपालन क्या है, किस प्रकार हम इसको देखते हैं, कैसे इसको महसूस करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। कैसा है? प्राचीन है और जीवन निर्वाह व्यवसाय है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार, यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है। वे अपने पशुपालतुओं के साथ पानी, चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित रहते हैं। पशु चालक वर्ग अपने आप में निश्चित चारागाह में रहते हैं। किसमें रहते हैं? निश्चित चारागाह में रहते हैं। क्लियर है? एक उनका निश्चित क्षेत्र होता है। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे ग्रीष्म काल यानी कि गर्मी के आते ही प्रारंभ आते ही भेड़ों को अपनी पर्वतों पर ले जाते हैं। होता क्या है, जैसे ग्रीष्म मौसम, तो ग्रीष्म में वे अपने जानवरों को पहाड़ों पर ले जाएंगे, और जैसे ही आपका शीतकालीन आएगा अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर में, वो अपने जानवरों को नीचे ले आते हैं। क्लियर है? होता क्या है, शीतकाल में यहाँ पर बर्फ पड़ती, ठंडा होता है, ठीक है, तो जानवरों को नीचे लाया जाता है। ठीक, जब बर्फ पिघलती है तो ये फिर गर्मियों में ऊपर ले आते हैं, क्योंकि यहाँ चारा बन जाता है, चारागाह उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? तो 6-6 महीने की शिफ्टिंग होती है, इतना यहाँ का खत्म होता है, यहाँ उत्पन्न, यहाँ का खत्म होता है यहाँ। तो इस प्रकार ये आपको देखने के लिए मिलेगा हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में इसका बहुत प्रचलन है। क्लियर है? और कह रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पालते हैं। इनमें उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख हैं, जबकि सहारा यानी कि जो अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट है, एशिया का जो मरुस्थल पार्ट है, वहाँ भेड़ और बकरी और ऊंट पाले जाते हैं। आप राजस्थान को आप देख सकते हैं, पाकिस्तान और राजस्थान का जो पार्ट उसके बीच में मिला हुआ जो थार मरुस्थल है, उसमें तिब्बत और एंडीज पर्वत के भागों पर याक और लांबा पाला जाता है। लांबा आपके तिब्बत में पाला जाता है, याक आपके एंडीज में पाले जाते हैं, और अटलांटिक ध्रुवों पर रेंडियर पाले जाते हैं। क्लियर है? हिरन होते हैं, कुत्तों के टाइप होते हैं, उनको पालते हैं, और ये वहाँ गाड़ियों को खींचने में, वहाँ को वजन उठाने में क्या करते हैं, उस क्षेत्र में ये मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये है पशुचारण पालन व्यवस्था का स्वरूप, जो हमने देखने का और जानने का प्रयास किया। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़ जाए, चलिए। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। अब कह रहे हैं जो आपके चलवासी पशुचारण है, इनके आपका 3 प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन से 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, ये हमको देखना है। ये हम बात कर रहे हैं विश्व स्तर की। किसकी बात कर रहे हैं? जो हमारा विश्व स्तर है। अब भारत की बात हम बाद में करेंगे। ये कैसे है? विश्व स्तर की हमने बात की, जिसमें उत्तरी अफ्रीका का अटलांटिक तट से लेकर अरब प्रायद्वीप तक, दूसरा मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला। ये कहाँ चला गया है? मंगोलिया और चीन तक। दूसरा क्षेत्र है यूरोप, एशिया और जो आपका टुंड्रा प्रदेश में है, जबकि तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध के अफ्रीका और वो आपका मेडागास्कर तक फैला हुआ है। इन सब लेवल तक ही आपका फैला। क्लियर है? जो आपको दिखाई देगा। हो गया? तब आपको समझ आया 2 कहाँ के क्षेत्र हैं जहां पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नए चारागाहों की खोज में पशु चालक समतल भागों यानी कि प्लेन भागों में, मैदानों पर, पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। समतल भागों में मैदान में भी चले जाते हैं, पर्वत क्षेत्रों में लंबी लंबी दूरी तय कर लेते हैं। गर्मियों में
मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाहों की ओर, शीत में पर्वत भाग से मैदानों की ओर। मैंने बताया नहीं, गर्मियों में मैदान से पहाड़ की ओर और सर्दियों में पहाड़ से मैदान की ओर, यानी कि नीचे की ओर आते हैं। यही तो क्रम है उनका। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या करते हैं? ऋतु प्रवास। भारत में हिमालय पर्वत क्षेत्र में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, उत्तराखंड में भोटिया ग्रीष्मकालीन मैदानों में पर्वतीय क्षेत्र में चलते हैं। ग्रीष्मकाल में क्या होता है? मैदान से पहाड़ की तरफ चले जाते हैं, ऊंचाइयों की तरफ। क्लियर है? और पर्वतीय क्षेत्रों से मैदान की तरफ आते हैं शीतकाल में। शीतकाल में क्या करेंगे भाई? ठंडी शुरू हो गई है, चलो नीचे की तरफ आते हैं। इस प्रकार टुंड्रा प्रदेश ग्रीष्मकाल में दक्षिणी की ओर और शीतकाल में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारण व्यवस्था में वो आपका प्रवास करते हैं, प्रवासी के रूप में हमको दिखते हैं, उस तरह से अपना चलन रखते हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी। क्लियर है? क्या चलन है, क्या चलन रूप में चलते हैं, किस रूप में वो अपना प्रवास करते हैं, शीतकाल ग्रीष्मकाल में क्या उनकी स्थिति है, ये सब हमको दिखाई देती है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए आगे बढ़ रहे। आप कह रहे हैं कि चलवासी पशुओं की संख्या अब घट रही है। कह रहे जिस मात्रा में पहले चलवासी पशु संख्या मूवमेंट करती थी, उनका नंबर कैसा है? घट रहा है। इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी कमी आ रही। जो पहले एक बहुत बड़ा व्यापक हॉल क्षेत्र में वो जाते थे, उन्होंने वो जो एरिया है वो भी कम किया है। इसके दो कारण है। एक है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, दूसरा है कई द्वारा देशों में नई बस्तियों का बन जाना। बहुत से कारण क्या है कि बहुत सारी नई बस्तियां आपकी बन रही हैं, नए यूजेस आ रहे हैं, उनको हम लोग आपका देखते हैं। क्लियर है? इन पर हम लोग आपका पास भी करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अगला वर्ग, वाणिज्यिक पशुधन। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुधन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। कह रहा है कि जो आपके चलवासी पशु हैं ज्यादा व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। वाणिज्यिक पशुपालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, फर्म में स्थायी भी हैं और फर्म के एक विशाल मैदान में होते हैं, संपूर्ण क्षेत्र में छोटे इकाइयों में विभाजित हैं, चारा इकाई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बड़ा लगाकर एक दूसरे से अलग कर देते हैं, जबकि चराई के कारण छोटे क्षेत्र में घास समाप्त हो जाती है और पशु एक दूसरे के क्षेत्र में ले आते हैं। वाणिज्यिक पशुधन पशुओं की संख्या में भी चारागाह में उत्पन्न, और ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। देख लिया? तो चलो आज हम लोग जो है इतना ही करेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।